हेलो नमस्कार, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सबको पता है कि जो यूपी जुडिशरी का अपना एग्ज़ाम है वो अपना 12 फरवरी को होने वाला है और नेट का जो एग्ज़ाम है उसकी भी डेट आपके अनाउंस हो चुकी है, जिसके फॉर्म जो थे वो भरे जा चुके हैं। तो इन दोनों के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसके रिगार्डिंग हमने पहली एक वीडियो डाली थी पहले, जिसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था कि लॉ क्या चीज़ होती है और लॉ के अंदर हम लोग कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें लॉ के अंदर आपकी क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाती हैं और कौन कौन से वो टॉपिक है जो आपकी यूपी जुडिशरी के लिए और नेट के लिए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो उनकी एक वीडियो पहले भी अपलोड करी जा चुकी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं उसी वीडियो का जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बार जाके उसको भी चेक कर लें ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि लॉ क्या चीज़ होती है, हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस को क्यों पढ़ते हैं और क्या काम होता है एक तरीके से लॉ का। तो ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो के अंदर बता रखी है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि कोडिफाइड लॉ नहीं है, स्पेशल कोई चीज़ आपकी दे नहीं रखी है कि आखिर पढ़ें क्या। तो उस चीज़ को मैंने क्या किया, कंसाइज फॉर्म के अंदर ये चीज़ बताने की कोशिश करी है कि कौन से वो टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने चाहिए। तो उसकी वीडियो एक बार जाके आप देख लेना। आज का जो सेशन है वो हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ डील करेगा। मतलब पहले वाला जो पार्ट था वो एक वर्ड जैसे कि ज्यूरिस प्लस प्रूडेंस, तो ज्यूरिस का मतलब लॉ है, तो लॉ के साथ मैं पहले डील कर चुका हूं, उसकी एक वीडियो आ चुकी है। आज की वीडियो जो है अपनी नॉलेज वाली बात पे, मतलब ज्यूरिस प्लस प्रूडेंसिया, तो ज्यूरिस पे कंप्लीट हो चुका है पहले ही, अब प्रूडेंसिया के बारे में बातें करते हैं। तो बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या चीज़ है, उसका क्या इंट्रोडक्शन रहेगा, कैसे कैसे किन किन मेन कैरेक्टर ने इसको डिफाइन किया है। तो जिनमें से कुछ तो मैंने लिखे हुए हैं, कुछ मैं आपको ओरली बोल के बताऊंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा है और ज्यूरिस्ट इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग एक पूरे बोर्ड के ऊपर सारी चीज़ों को डिस्कस जो है डिटेल में नहीं कर सकते हो लिखित फॉर्म में। तो मैं उनमें से कुछ के नाम होंगे जो कि आपको ओरली बोल के बताऊंगा, तो एक बार उनको भी आपने ध्यान से सुनना है पूरे लेक्चर को। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस अपने आप में एक मॉन्स्टर सब्जेक्ट है जिसके बारे में हर एक वो लॉ स्टूडेंट हो चाहे कोई और हो, वो क्या है कि एक तरीके से अपना उस चीज़ से डर दिमाग में रहता है हमेशा कि ये पता नहीं कैसे पढ़ेंगे। तो उस चीज़ को मैं आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पहली वीडियो के अंदर भी और सेकंड के अंदर भी। आज ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिक जो चीज़ है आपकी यहाँ पे देखिए टॉपिक कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, कि इसको एज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन की एक अलग ब्रांच है ये स्टडी की या फिर डिसिप्लिन की, तो ये रोमन्स ने सबसे पहले इसको यूज़ किया था। तो ये बेसिक इंट्रो के अंदर आपका आएगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, कि कहाँ कहाँ पे ये किस तरीके का नेचर इसका हो सकता है, स्कोप क्या रहेगा, बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है, और डेफिनेशन के अंदर ये आपके ABS जैसा गाड़ी में लगा होता है ना ABS, वैसा ही ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर भी अपना एक ABS लगा हुआ है। मतलब बोले तो ऑस्टिन, बेंथम और आपके सेलमेंट। अब ये तीन वो बंदे हैं जिन्होंने पूरे ज्यूरिस्प्रूडेंस को कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश करी है। उनके साथ साथ और भी बहुत सारे आपके ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने लॉ की अपने अपने माइंडसेट के हिसाब से अपनी अपनी डेफिनेशन बना के दी है, जिसके अंदर कैल्सन है, हार्ट है, सेविग्नी है। तो ये सारे बहुत सारे बंदे रहेंगे। इनके अलावा मैनी मोर जो कि अपने हिसाब से लॉ को डिफाइन करते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस को अपने मर्जी से बताते हैं। तो इनके अंदर जो आपका फादर बोला जाता है एक तरीके से कि फादर ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस कौन है, ये पीटी के अंदर पूछा जा सकता है, तो वो रहेंगे अपने बेंथम साहब। बेंथम कौन थे, फादर ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस इसको बोला जाता है। रोमन्स ने इसको ज्यूरिस्प्रूडेंस को सबसे पहले यूज किया था। ज्यूरिस वर्ड जो है अपने आप में क्या है, लैटिन टर्म है जिसके अंदर ज्यूरिस प्लस इसको हम लोग प्रूडेंसिया दो वर्ड्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज, या फिर आपका सिस्टमैटिक नॉलेज बोला जा सकता है, साइंस बोल सकते हैं, फिलोसॉफी बोल सकते हैं, स्किल बोल सकते हैं। तो मतलब स्किल ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ, फिलोसॉफी ऑफ लॉ, ये सारी चीजें आपकी ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग बताती हैं। तो इनके अंदर सबसे पहले जो है आपके ऑस्टिन साहब आते हैं जो कि इनको डिफाइन करते हैं। इंट्रो के अंदर हमने बेसिक चीजें देखी कि किसने सबसे पहले यूज किया था, कहाँ से ये वर्ड आया, इसका मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से ये यूज में आता है। दूसरी बात आती है अपनी कि मीनिंग क्या चीज है, तो ये आपका नॉलेज ऑफ लॉ बोल सकते हैं, स्किल ऑफ लॉ है, फिलोसॉफी ऑफ लॉ है, या फिर आपकी साइंस सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लॉ भी बोला जा सकता है इसको। बेसिक बात आती है डेफिनेशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी। अब डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले जो आपके आते हैं ऑस्टिन साहब है, जो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को बोलते हैं कि ये अपने आप में पॉजिटिव लॉ का फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी ऑफ द पॉजिटिव लॉ इसको बोलते हैं वो। अब इसके पीछे क्या चीज़ है कि वो जस्ट पॉजिटिविज्म की थ्योरी को वो फॉलो करते हैं। ये बोलते हैं कि जो लॉज हैं वो लेट डाउन मतलब कि बनाए जाते हैं कि इनके द्वारा सुपीरियर के लिए बनाए जाएंगे, फॉर कमांडिंग दी अपने जो एक तरीके के ऐसे लोग हैं, ओबीडियंस फ्रॉम दी सब्जेक्ट, मतलब कि जो
इन्फीरियर लोग हैं उनको कमांड करने के पर्पज से सुपीरियर लोगों के द्वारा बनाया गया आपका ऐसा कानून है। मतलब इसके अंदर इन्हें बोला भी है, डिफाइन भी कर रखा है लॉ को, कि लॉ जो है अपने आप में एक कमांड है ऑफ सोवरन की। सोवरन क्या होती है? सुपीरियर अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है, तो उन्होंने लॉ बना रखा है, उसी की कमांड है। हालांकि बाद में इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो ये यही बोलते हैं इंग्लिश लॉ के, इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के फादर इनको बोला जाता था। ये पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस के प्रोफेसर भी रहे हैं, जो आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रही है उसके अंदर वो पहले एक तरीके से, मतलब कि लंदन की यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर अपना पहले प्रोफेसर रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के, जिन्होंने फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, मतलब पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है कि पॉजिटिवली सुपीरियर टू इन्फीरियर की तरफ, तो ये बोलते हैं कि पॉजिटिव लोगों के द्वारा बनाया गया, एक तरीके से सुपीरियर लोगों के द्वारा बनाया गया कानून, किनके लिए? फॉर कंट्रोलिंग द कंडक्ट ऑफ द इन्फीरियर पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो इसलिए ये बोलते हैं कि पॉजिटिव लॉ के इस कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करते हैं। तो इनकी ये भी थ्योरी भी रही है। फिर उन्होंने थ्योरी बताई है पॉजिटिव लॉ की। फिर स्कूल एनालिटिकल, आपके ऑस्ट्रेलियन स्कूल जिसको बोलते हैं, या फिर इंपेरेटिव स्कूल बोलते हैं। अब जो एनालिटिकल या फिर आपका जो ऑस्ट्रेलियन स्कूल है उसका नाम चेंज करने वाला एक पर्सन रहा है। अब ये पर्सन का नाम आपको बता देता हूँ। पर्सन रहे हैं डॉक्टर एलन, ALLEN। डॉक्टर एलन है जिन्होंने कि इस एनालिटिकल या फिर ऑस्ट्रेलियन स्कूल को इंपेरेटिव स्कूल का नाम दिया है, ठीक है, जिसको एक तरीके से नाम चेंज करने वाला, नाम एक तरीके से बदल के उन्होंने सबके सामने प्रेजेंट कर रखा है। अब जो ऑस्टिन रहे हैं उनकी बुक का नाम है प्रोविंसेस ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन, ये उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। उन्होंने साथ में लॉ को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स के अंदर, कि वो लॉ जो कि प्रॉपरली सो कॉल्ड हो, दूसरे आपके बोलते हैं इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, कि जो ऐसे कानून जो कि इम्प्रॉपरली है, दूसरा आपका बोलते हैं कि प्रॉपर लॉ के अंदर इन्होंने डिफाइन है जो कर रखा है। अब इसके अंदर आपकी ये बताना चाहते हैं कि प्रॉपरली सो कॉल्ड और इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, उसके बाद ये क्या कहते हैं कि एट्रीब्यूट्स ऑफ लॉ क्या हो सकते हैं, मतलब कि कंपोनेंट या फिर एसेंशियल ऑफ लॉ क्या हो सकते हैं। तो सुप्रीम अथॉरिटी बोले तो सोवरन होनी चाहिए, कमांड हो सकती है, लोगों के ऊपर ड्यूटी हो सकती है, सैंक्शन हो सकती है। ये सारी चीजें इन्होंने क्या करी है, एट्रीब्यूट्स ऑफ द लॉ बताया कि एसेंशियल लॉ के क्या हो सकते हैं। तो पहला सुप्रीम अथॉरिटी आपकी कमांड देने के लिए अपनी कौन होगी, सोवरन होगी, सोवरन अथॉरिटी है, उसके बाद कमांड रहेंगी, उसके साथ साथ अपनी सैंक्शन और ड्यूटीज रहेंगी, क्योंकि सबसे पहले सोवरन अथॉरिटी आएंगी, फिर वो किसी को कमांड देंगी तो किसी पर्सन के साथ साथ में ड्यूटी भी लगेगी, और ड्यूटी लगेगी अगर उसको वो इम्पोज करेगी, ड्यूटी को एक तरीके से परफॉर्म नहीं करता है या फिर उसको फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर सैंक्शन लगेगी। तो इस तरीके से इन्होंने क्या है कि ऑस्टिन साहब ने अपने इन बातों को बताया था कि ये किस तरीके से लॉ को हम लोग बोल सकते हैं। तो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर इन्होंने बताया। बुक का नाम आपको बता दिया, प्रोविंसेस ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड आपका इसके अंदर रहेगा। इस तरीके से लॉ को ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है जो करते हैं। बात आती है जेरेमी बेंथम की। बेंथम साहब बोलते हैं कि नेचर हैज प्लेस्ड द मैन अंडर द एम्पायर ऑफ द पेन एंड प्लेजर, मतलब कि नेचर जो नेचुरल लॉ है उसको फॉलो करते हैं, मतलब कि लॉ जो है वो नेचुरल लॉ से उठ के आया, और नेचर हमें क्या करता है, या तो कुछ ना कुछ एक सेम टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ आपको प्लेजर देगा, तो उस टाइम पे आपके साथ क्या होगा, प्लेजर के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ पेन है जो मिलेगा। तो इन्होंने अपनी एक अलग से थ्योरी भी रखी है, यूटिलिटेरियन थ्योरी जिसको बोला जाता है। अब उस थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या बताया कि लोगों के लिए ऐसा कानून होना चाहिए जो कि उनको एक तरीके से मैक्सिमम आपको प्लेजर दे और मिनिमम उनको है जो पेन दे। तो इसको ये फॉलो करते हैं कि जो लॉ है एक तरीके से इस तरीके का होना चाहिए, या फिर पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट है। यूटिलिटी की थ्योरी इन्होंने दी है, तो उसके अंदर पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट बताया कि लॉ जो सुप्रीम अथॉरिटी है आपकी, लॉ मेकर अथॉरिटी है, उसका मेन पर्पस ये होना चाहिए लॉ बनने के पीछे कि लोगों को उससे क्या है कि मैक्सिमम प्लेजर मिले और मिनिमम उनको पेन वाली चीजें मिले। तो ये चीजें इन्होंने बताई है। कोट इनका था ये जो मैंने आपको बताया कि नेचर हैज प्लेस्ड द मैन अंडर द एम्पायर ऑफ द पेन एंड द प्लेजर थ्योरी। अब ये बोलते हैं कि लॉ को मैं एक तरीके से 2 डिवाइड कर सकता हूँ 2 पार्ट्स के अंदर, जिन्होंने क्या बताया कि एक तो वो लॉ जो कि इस टाइम पे है, व्हाट द लॉ इज, और दूसरा बोलते हैं व्हाट द लॉ ऑट टू बी, कि कैसा लॉ होना चाहिए और किस तरीके का लॉ आपका हो सकता है। तो इनके अंदर इन्होंने क्या है एक तरीके से अपनी डिस्टिंक्शन बताने की है जो कोशिश करी है। तो ये चीजें इसके अंदर आपकी बताई गई हैं कि किस तरीके का लॉ होना चाहिए, किस तरीके का लॉ हो सकता है। तो जो लॉ है उन्होंने एक्सपोजिटोरियल बोला है, और जो इस तरीके का लॉ होना चाहिए वो उसके लिए बोलते हैं कि सेंसोरियल आपका होना चाहिए। तो इसके लिए बात करते हैं कि इन्होंने एक तरीके से डिस्टिंक्शन बताया कि अभी लॉ कौन सा हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या वो प्योर नेचुरल लॉ है उसको फॉलो कर रहे हैं, या फिर जैसे थ्योरी आएगी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है, तो उसको फॉलो करते हैं। तो किस तरीके का आपका कानून है जो होना चाहिए उसके बारे में इन्होंने बात कर रखी है। अब इनकी बुक की बात करें तो लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइन की बात करते हैं। थ्योरी आपकी यूटिलिटेरियन की या फिर थ्योरी ऑफ यूटिलिटी इनकी थ्योरी का नाम है। तो ये बेंथम साहब थे जिन्होंने एक तरीके से इस तरीके से कानून को या फिर अपने जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको सबके सामने है जो रिप्रेजेंट कर रखा है।
ये बातें आती है आपकी, दो चीज़ें हो चुकी हैं। तीसरे नंबर पे अपने आते हैं जी सैलमंड की हम लोग बात कर रहे हैं। सैलमंड का जो जन्म है 1862 से 1924 एडी के अंदर रहे हैं ये जीवित। इनके अंदर इन्होंने लॉ को क्या बोला कि लॉ जो है वो अपने आप में जो या फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो अपने आप में साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ है। सिविल लॉ का फर्स्ट प्रिंसिपल का जो साइंस है वो आपका क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है। अब ये साइंस का अलग मीनिंग बताते हैं, लॉ को अलग तरीके से बताते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल का इन्होंने अलग मीनिंग बताया और सिविल लॉ का इन्होंने अलग मीनिंग बताया। तो साइंस का मतलब ये बताते हैं कि सिस्टमैटिक इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी की बात करते हैं कि ये जो साइंस है अपने आप में सिस्टमैटिक ढंग से इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी की बात करते हैं। दूसरे में बोलते हैं कि प्रिंसिपल मतलब बोले तो प्रिंसिपल वो जो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं। और तीसरा बात करते हैं कि ये सिविल लॉ कौन से होंगे, तो होल कॉर्पस ऑफ द लॉ एप्लीकेबल टू द स्टेट, कि मतलब कि कंप्लीटली एक तरीके से आपका कॉर्पस ऑफ द लॉ है जो कि पूरे स्टेट के ऊपर आपका अप्लाई होता है। तो इनको बोला गया है कि ये सिविल लॉ है। तो इस तरीके से ये क्या बोलते हैं कि साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ, कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो अपने आप में साइंस है किसका, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ का। सिविल लॉ का फर्स्ट प्रिंसिपल इनको बताते हैं। अब बात करी गई है लॉ को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो लॉ को ये बोलते हैं कि ये पॉजिटिव लॉ की हम बात करेंगे। तो पॉजिटिव के अंदर की वही कि लॉ मेड बाय द सुपीरियर फॉर द कमांडिंग द इंफीरियर पीपल ऑफ द सोसाइटी, तो उनके लिए आपका बनाया गया जो लॉ है उसको भी सैलमन जो है वो फॉलो करते हैं। अब इनके अंदर आती है बात की वो लॉ को किस तरीके से अपना डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो डिफाइन करते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ रूल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्टेड अपॉन बाय द लॉ कोर्ट्स, कि कोई जो लीगल कोर्ट्स है मतलब कि लॉ जो कोर्ट है वो किस तरीके से एक्ट कर सकती हैं, कैसे किसी रूल्स को आपका रिकॉग्नाइज कर सकती है, उनको कंसिस्ट करने वाला जो आपका होगा कानून होता है। अब उनको वो क्या करते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस को और स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, दो चीजें हैं, एक तो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस और दूसरा आपका स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इनको दो तरीके से अलग अलग आपके फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस को इनने बोला एक तो जनरल सेंस के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, दूसरा इसको स्पेसिफिक सेंस के अंदर हम लोग है जो पढ़ सकते हैं। जहां पे बात करी गई है स्पेशल सेंस मतलब कि एक तरीके से जनरल सेंस की, सॉरी जनरल सेंस के अंदर होता है कि इंटायर बॉडी ऑफ द लीगल प्रिंसिपल है, कि जो हम लोग जनरल की बात करेंगे तो मतलब कंप्लीट जनरल लॉ बोलते हैं ना, जैसे तो कंप्लीट सब के ऊपर आपका एक का ही अप्लाई होना। दूसरी बात करता है स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हो, तो इंटायर बॉडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल की बात करेंगे तो अपना जनरल सेंस के अंदर जाएंगे, और जहां स्पेसिफिक की बात करेंगे तो पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ द लीगल प्रिंसिपल की बात करी गई है। तो ये आपकी क्या होगी, स्पेसिफिक सेंस है। फिर बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी को किस तरीके से हम लोग या फिर लॉ की स्टडी को किस तरीके से हम लोग है जो डिवाइड कर सकते हैं आगे। तो बोलते हैं एनालिटिकल वे में पढ़ सकते हैं जैसा एनालिटिकल स्कूल के अंदर आया था। फिर बोलता है कि एथिकल एथिक्स किस तरीके से आपकी काम करती हैं, मोरालिटी कैसे काम करती हैं उनको ध्यान में रख के। फिर आपका बोलता है कि हिस्टोरिकल वे में हम लोग इसकी स्टडी है जो कर सकते हैं। तो इस तरीके से सालमन जो है वो लॉ को डिफाइन करते हैं और अपनी जो थॉट्स हैं उनको सबके सामने रखते हैं। फिर अपना मेन बात आ जाती है अपनी यहाँ पे 2 और 3। देखिए एक अपने देखा कि ऑस्टिन कौन है, बेंथम कौन है, तीसरा अपना सालमन। एबीएस हमारा कंप्लीट है जो हो चुका है। तो अब बात हमारी चलेगी मेन पर्सन जो कि आपका है HLA हार्ट के ऊपर बात करी गई है। हार्ट मतलब HLA हार्ट ये पर्सन है। अब ये क्या है, एक ज्यूरिस्ट है जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ नाम की एक बुक निकालते हैं जिसके अंदर वो क्रिटिसिज्म करते हैं, अपनी बुक के अंदर क्रिटिसाइज करते हैं वो रिटन इन हिज बुक। अपनी बुक के अंदर उन्होंने राइटिंग में क्रिटिसिज्म कर रखा है। किसका कर रखा है, ऑस्टिन के द्वारा दी गई थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट करा और उसके खिलाफ वो बोलते हैं। अब वो बोलते हैं कि लीगल सिस्टम है जिसको कि डिफाइन उन्होंने किया वो कैसे कर रखा है, वो तो कॉल इट टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइमरी रूल एंड द सेकेंडरी रूल, कि मेरे हिसाब से जो कानून है वो आपका एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी वे के अंदर इसको है जो इंक्लूड हम लोग इसको कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। अब जब प्राइमरी रूल की बात करी गई है तो प्राइमरी रूल के अंदर वो बोलते हैं कि ऐसे आपकी जो ड्यूटीज इंपोज करी जाती हैं, और सेकेंडरी रूल के हिसाब से वो बोलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, लोगों के ऊपर पावर कन्फर करेंगे। अब ये उल्टा नहीं होगा एक तरीके से, ना किसी पर्सन को पहले पावर दी जानी चाहिए ना, अब पावर दोगे तभी तो उसको ड्यूटी लगेंगी। लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर कैसा रहेगा कि किसी पर्सन के ऊपर पहले आप ड्यूटी इंपोज करिए, क्योंकि क्या है, ड्यूटी ऑफ द वन पर्सन इज द राइट ऑफ द अदर पर्सन। मतलब एक तरीके से यही होगा। अब राइट ऑफ द वन पर्सन है इज द ड्यूटी ऑफ द अदर पर्सन है, मतलब मेरा राइट है तो वो आपकी ड्यूटी है मेरी राइट को फॉलो करना, मेरे राइट का वोलेशन नहीं करना आपकी ड्यूटी बनती है। मेरा राइट है कि मैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको बोलूंगा तो आपकी ड्यूटी भी है कि सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। फिर बोलोगे प्रमोशन खुद ही कर रहे हो, आप तो करते नहीं हो तो मैं करूंगा ना खुद ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अभी नहीं कर रखा अभी करो पहले, फिर पढ़ते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं हार्ट साहब, हार्ट में लगती है यार, अच्छी बात है ना, हार्ट नाम ही अच्छा है। अब वो हार्ट क्या बोलते हैं कि जो मेरी तरफ से जो ऑस्टिन की थ्योरी है मैं उसको रिजेक्ट करता हूं, और मेरे हिसाब से लॉ आपका कैसा होना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 रूल के अंदर बांट दूंगा मैं इसको। प्राइमरी के अंदर वो रहेंगे जहां पे लोगों के ऊपर ड्यूटी इंपोज करूंगा, और दूसरा सेकेंडरी के अंदर क्या होगा कि उसके हिसाब से लोगों को राइट देंगे।
सॉरी, फिर आपका बोलता है वैलिडिटी ऑफ द लॉ हैज टू बी टेस्टेड बाय द रिकॉग्निशन। अब ये रिकॉग्निशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि हमारा क्या था, इधर हमने देखा था कि वो क्या करते हैं, सैंक्शन और कमांड के ऊपर एक तरीके से ध्यान देते हैं ज़्यादा। यहाँ पे ऑस्टिन साहब क्या करते हैं, लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन है, कमांड के ऊपर, सैंक्शन के ऊपर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दे रखा है। उसी तरीके से क्या है, हर्ट साहब की जो है उन्होंने रिकॉग्निशन को ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया। मतलब कि लॉ ऐसा होना चाहिए जिसको कि रिकॉग्नाइज किया जा सके, ऐसा लॉ है जो कि आपका, जिसकी वैलिडिटी जो है वो टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट है या फिर नहीं है। तो उन चीज़ों को फॉलो करते हुए हर्ट साहब बोलते हैं कि लॉ की वैलिडिटी आपकी चेक करी जाएगी हमेशा से अपने रिकॉग्निशन के ऊपर। फिर बोलते हैं कि लॉ और मोरालिटी का क्या रिलेशनशिप आपस में रहेगा, तो वो रहता है सप्लीमेंट्री एंड आपके एक तरीके से कंटेम्प्रेरी एंड सप्लीमेंट्री ईच अदर का यहाँ पे माना जाता है। ये यहाँ पे बताया गया, उन्होंने रिलेशनशिप बताया कि लॉ और मोरालिटी का कैसे है। तो ये आपके एक दूसरे की कंटेम्प्रेरी भी है और दूसरा आपका सप्लीमेंट्री भी है। फिर आपकी बात करी गई है एक कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है पीटी के अंदर कि जो हार्ट फुलर कंट्रोवर्सी है वो किससे रिलेटेड है। तो हार्ट फुलर कंट्रोवर्सी आपकी रिलेटेड है लॉ एंड मोरालिटी के ऊपर। अब ये लॉ एंड मोरालिटी के लिए एक बंदा तो बोलता है कि कंटेम्प्रेरी और सप्लीमेंट्री है, दूसरा यूं बोलता है कि एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जहां पे कानून होगा वहां पे मोरालिटी नहीं चलती, जहां पे मोरालिटी है वहां पे कानून एक तरीके से नहीं बन सकता। तो ये अपोजिट इनके व्यू थे, इसलिए यहाँ पे इनके बीच में क्या आती है, कंट्रोवर्सी आती है कि दोनों पर्सन ने अपने अपने हिसाब से है जो डिफाइन कर रखा है। तो वो यहाँ पे हिस्ट्री थी अपनी HLA हार्ट साहब के बारे में। उसके बाद बात आती है अपनी केल्सन के बारे में। अब केल्सन क्या है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी बोली जा सकती है, एक तो यूटिलिटेरियन थ्योरी, दूसरी आपकी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की बात करते हैं। अब प्योर थ्योरी, अब किसी चीज को आप ले लो कि घर में कोई चीज ऐसी है जिसको प्योर किसको बोलते हो, मतलब जो एक तरीके के आपके एक्सटर्नल एक्सपोनेंट्स हैं या फिर आपके एसेंशियल जो आपकी चीजें हैं उनको छोड़ के बाहरी जो तत्व हैं उनको हमने क्या करना है, एक्सक्लूड है जो कर देना है। मतलब बाहर की चीजों को एक्सक्लूड करने के बाद जो प्योर चीज अपने पास बचेगी वो सब कुछ क्या रहेगा, अपना प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के अंदर आएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मक्खन को गर्म करके उसमें से लस्सी अलग कर दी और प्योर घी जो है वो अपना अलग होएगा। वैसे क्या बोला गया है कि कानून के अंदर वो जो जरूरी है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज सोसाइटी बनाने में हेल्प करने वाले, सोसाइटी या फिर पीपल के कंडक्ट को एक तरीके से एक्शन को कंट्रोल करने वाले जो लॉज हैं उनको बना के रखेंगे, और जो आपके बोलते हैं कि जिसको अनइम्पोर्टेंट पार्ट आपके हैं, जो फालतू की चीज़ें हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हटाने के बाद आपके मतलब कि जो कि नॉन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको एक्सक्लूड करने के बाद जो आपके पास बचेगा वो प्योर आपके पास लॉ होना चाहिए। तो इसी पे बेस इनकी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है जो नॉर्म्स और नॉर्मेटिक साइंस के ऊपर आपका बेस्ड रहता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्म्स एंड नॉर्मेटिव जो साइंस है उसके ऊपर इसकी बेस रही है थ्योरी, उससे चीज़ों से रिलेटेड रही है। अभी बोलता है कि लॉ शुड बी मेड आफ्टर, इन्होंने बोला प्योर थ्योरी लॉ के अंदर कि एक तरीके से जो लॉ है वो आपका कब बनाया जाना चाहिए, द लॉ शुड बी मेड आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑल दी नॉन लीगल एंड एक्स्ट्रा लीगल एलिमेंट फ्रॉम दी लॉ। लॉ में से एक्स्ट्रा जो आपके लीगल एलिमेंट्स हैं वो और नॉन लीगल जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड करने के बाद जो लॉ बनाओगे ऐसा लॉ हमारा बनना चाहिए जो कि निकल के आएगा प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के अंदर। अब ये फिर बोलते हैं कि डी साइकोलॉजिस्ट कमांड होती है लॉ। लॉ जो है वो अपने आप में, यहाँ पे मैंने लिखा होगा शायद कि जो लॉ है वो अपने आप में क्या है कि डी साइकोलॉजिस्ट कमांड है अपने आप में, मतलब कि प्योर होना चाहिए, बिल्कुल प्योर लॉ है कि जो आपके साइकोलॉजी को चेंज करने से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उनको हटाओगे और उनके बाद जो लॉ बचेगा वो आपका प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के अंदर आएगा। फिर आपका बोलते हैं पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है आपका हायरार्की ऑफ दी नॉर्म्स का। अब नॉर्म्स के अंदर आपकी जैसे एक ट्रायंगल बना सकते हैं तो उसी हिसाब से आपका चलता है, एक पिरामिड टाइप में आपकी बात करी गई है कि ये जो है नॉर्म्स के पिरामिड की बात करी गई है कि नॉर्म्स का हायरार्की कैसे होनी चाहिए। भी आपकी सबसे पुरानी नॉर्म्स हैं, किस तरीके से नॉर्म्स एंड आपकी यूसेज एंड कस्टम को फॉलो कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इन्हें डिटेल में बताई। साथ में इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बताया कि जो आपके ग्रैंड नॉर्म्स क्या चीज़ें होती हैं। अब कुछ नॉर्म्स होती हैं, उसके बाद उनकी एक सुप्रीम नॉर्म की बात करी गई है जिसको कि ग्रैंड नॉर्म का नाम दिया गया है। ग्रैंड नॉर्म मतलब बोले तो कि ये वाली जो चीज़ें यहाँ से उठ के आई ये स्पेसिफिक सबसे ऊपर, उसके बाद ये नॉर्मल आपकी नॉर्म्स निकल के आई है। ये आपकी यहाँ पे ग्रैंड नॉर्म्स की बात करते हैं, उसके बाद आपकी बाकी की सारी नॉर्म्स हैं। ये नॉर्म्स क्या करेंगी, इससे अपनी रिकॉग्निशन लेंगी, इसी से अपनी जो है कंटेंट उठाएंगी और इन्हीं के ऊपर बेस्ड रहती हैं। मतलब कि एक तरीके से जो नॉर्मल नॉर्म्स हैं वो यहाँ से ग्रैंड नॉर्म से क्या करेंगे, एक सुप्रीम नॉर्म है जिसका नाम रखा गया ग्रैंड नॉर्म। इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे कि हमारे घर में क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर बोलते हैं ना, उसी से क्या करेंगे नीचे वाले पर्सन अपनी पहचान रखते हैं और उसी के सब्जेक्ट टू सारे के सारे काम करने पड़ते हैं। वहीं से जो काम की एक तरीके से वैलिडिटी है वो अप्रूव कहाँ से होकर आएगी, ग्रैंडफादर से। यहाँ पे ये ग्रैंड नॉर्म का नाम दिया गया है। ग्रैंड नॉर्म से क्या होगा जी, जो उससे नीचे के जितने भी आपके एक तरीके से बोल सकते हैं कि डिसेंडेंट्स हैं,
डिसेंडेड जो आपकी सारी की सारी नॉर्म्स है वो क्या करती हैं, एक ग्रैंड नॉर्म से अपनी वैलिडिटी लेंगी, उसी से कंटेंट उठाएंगी, उसी के सब्जेक्ट मैटर को ध्यान में रखते हुए अपना काम करेंगी, तो उनको बोलते हैं ग्रैंड नॉर्म्स। तो इन्हीं की जो थ्योरी थी, जो आपकी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, वो ग्रैंड नॉर्म्स के ऊपर ही चलती थी, क्योंकि यहाँ से उठाई गई सारी की सारी वैलिडिटी है वो यहाँ पे बता सकते हो कि इनमें से कौन कौन से नॉर्म्स है जो काम के हो सकते हैं, कौन सी नॉर्म्स हो सकती है जो कि आपकी एक तरीके से वैलिड नहीं है। तो वैलिड नहीं है उनको हटाने के बाद इन्होंने बताया कि इनमें से चार नॉर्म्स आपके पास आई हैं, वो आपकी बोलती हैं कि हमें आप या तो कंटेंट दे दो या फिर रिकॉग्निशन दे दो या फिर आप हमें एक तरीके से वैलिडिटी दे दो। अब कुछ को तो इन्होंने वैलिडिटी दे दी, कुछ को वैलिडिटी यहाँ पे नहीं दे रखी है। तो जो वैलिडिटी नहीं दी है उनको हटाने के बाद जो दी गई वैलिडिटी वाली नॉर्म्स हैं उसको उसने क्या बनाया, लॉ बनाया। तो इन्हीं को क्या बोला गया है, ग्रैंडफादर की दी गई अपनी अथॉरिटी। एक तरीके से वैलिडिटी जब ग्रैंडफादर ने दी थी तो वो पक्का है, यहाँ पे भी ये ग्रैंडफादर वाला काम करिए। ग्रैंड नॉर्म्स क्या है कि बाकी सारे के सारे नॉर्म्स को एक तरीके से हमने अथॉरिटी दे रखी है, उनको रिकॉग्निशन दी है, तो उसी को फॉलो करता है ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। एग्जाम्पल है ना, अपने हिसाब से सेट कर लिया करो। ग्रैंडफादर से ग्रैंड नॉर्म्स मैंने बना रखी है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा कि हाँ मेरे को समझ आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे वो बना सकते हो। फिर यूँ बोलता है कि साइकोलॉजिकल स्कूल जो था ना उसको इन्होंने मेटा ज्यूरिस्टिक वन बोल रखा है। जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है रेफर टू एज द मेटा ज्यूरिस्टिक वन, कि ये अपने आप में मेटा ज्यूरिस्टिक है। तो ये कैल्सन साहब की थ्योरी रहती है जिसके अंदर पीछे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अपना बात आती है सेविग्नी साहब की। अब सेविग्नी साहब हिस्टोरिकल स्कूल के मस्त वाले पर्सन। अब ये बोलते हैं कि लॉ जो है वो पॉपुलर स्पिरिट ऑफ लॉ के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि ऐसा कानून बनता है, लॉ लाए करता है पॉपुलर स्पिरिट ऑफ दी पीपल की, कि लोगों की क्या भावना है, क्या चीज़ वो मानना चाह रहे हैं, उनके आत्मा में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उसी के ऊपर बेस्ड रख के अपने क्या बनाया, लॉ है जो बना रखा है। तो इसी चीज़ के ऊपर ध्यान में रखते हुए अपनी वोकजिस्ट थ्योरी को वो लेके आते हैं। वोकजिस्ट का मतलब अपने आप में है कॉन्शियसनेस ऑफ दी पीपल, लोगों की कॉन्शियसनेस मतलब कि सचेतना। तो उसी से अब जैसे मैंने लॉ की डेफिनेशन में बताया था कि वोकजिस्ट के बारे में, जिसके अंदर क्या था कि लोगों की कॉन्शियस माइंड से चूज करने के बाद कुछ रूल रेगुलेशन को उन्होंने रिकॉग्नाइज कर रखा, जिसको कि बाद में लॉ बनाया गया। तो यहाँ पे भी क्या है कि कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल को ध्यान में रखते हुए हम लोग बोल सकते हैं। अब इस पर्सन को क्या बोला गया, डार्विनियन ऑफ द डार्विनियन बिफोर द डार्विन बोला, मतलब कि डार्विन नाम का कोई इंसान रहा है, उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बनाई थी। उससे पहले मतलब उन्होंने अपनी थ्योरी बना के एवोल्यूशन की रखी हुई थी, उससे पहले ही इसने क्या किया, महाराज जी ने विद ड्यू रिस्पेक्ट इस इंसान ने क्या किया, उसकी थ्योरी जैसे उसने तैयार करके उसके कुछ कंटेंट उठाएगा, कुछ अपने रखेगा, दोनों मिक्सर करेगा, उससे पहले अपनी जो थ्योरी थी वो एनफोर्समेंट में ले आया। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि डार्विनियन बिफोर दी डार्विनियन बोला जाता है। फिर ये सोशोलॉजिस्ट बिफोर सोशोलॉजिस्ट भी बोले जाते हैं इनको। फिर इन्होंने लॉ को बोला है कि लॉ जो है डेवलप होता है एक लैंग्वेज की तरह, इट ग्रो विद द सोसाइटी एंड विदर्स अवे एज द नेशन लूज इट्स नेशनलिटी। जैसे ही एक नेशन अपना नेशनलिटी खो देता है वैसे ही ये लॉ भी अपनी नेशनलिटी को एक तरीके से रिकॉग्निशन को खो देगा। मतलब एक सोसाइटी के अंदर, एक अपने देखा जाए तो कम्युनिटी के अंदर, स्टेट के अंदर जो लॉ है वो किस तरीके से ग्रो अप होता है, लैंग्वेज की तरह। मतलब पहले एक आदमी आएगा, वो रह रहा है, उसकी आवाज़ को या फिर उसकी बोली को या उसकी लैंग्वेज को कुछ लोगों ने फॉलो किया, अब बहुत सारे लोगों को मजा आने लग गया, उसी को फॉलो करने लग गए। ऐसी ही चीज़ लॉ की है कि कोई एक पर्टिकुलर लॉ को एक बंदा एक सोसाइटी के अंदर अपनी देखा जाए तो अपनी कस्टम को लेके आता है, उस कस्टम को कुछ और लोग देख के उसको फॉलो करते हैं। अब उसी तरीके से बहुत सारे और भी लोग थे जो फॉलो करने लगे। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पूरी कम्युनिटी, पूरे स्टेट तक वो बात पहुंच जाती है। अब उसी को फॉलो करते रहेंगे लोग। तो यही चीज़ आपकी बोलता है कि लॉ को भी मैं इसी तरीके से देखता हूँ कि वो एक सोसाइटी या नेशन के अंदर लैंग्वेज की तरह ग्रो करता है, और उसको छीना कब जा सकता है, लॉ खत्म कब होगा, जब अपनी नेशनलिटी खो देगा कोई भी स्टेट, उसको सीज कर दिया जाएगा, तो उस टाइम पे वो कानून है वो भी खत्म हो जाएगा। तो नेशनल कैरेक्टर टू लॉ देने का काम इसने कर रखा है कि लॉ को नेशनल कैरेक्टर में देना चाहूँगा। तो वो चीज़ें हिस्टोरिकल स्कूल के जो मेन फाउंडर बोल सकते हो सेविग्नी साहब ने दी, जिन्होंने वोकजिस्ट नाम की थ्योरी दे रखी है। बात आती है सर हेनरी मैने की। हेनरी मैने साहब क्या है कि ये सोशल डेवनिस्ट बोल सकते थे इसको, कि ये सोशल डेवनिस्ट थे। अब इसके अंदर हिस्टोरिकल स्कूल के मेन साथ में ये को फाउंडर रहे हैं, और ये क्या है कि सर्व किया इन्होंने जो सेंट्रल आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया है, और उससे पहले जो अपना लॉ कमीशन हुआ करते हैं जिसमें आईपीसी को बनाने वाले लॉर्ड मैकॉले थे, उनकी जगह पे उनके सक्सेसर के रूप में इन्होंने इंडिया के अंदर जो लॉ मेंबर के रूप में इन्होंने काम कर रखा है। अब इन्होंने क्या किया, लॉ को दो तरीके से देखते हैं वो, कि एक तो एंशिएंट और एक दूसरे आपकी प्रोग्रेसिव सोसाइटी के अंदर हम लोग कैसे कैसे मतलब कि रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। जब बात आती थी एंशिएंट की, तो एंशिएंट सोसाइटी के अंदर क्या था, पैट्री फैमिलिया का एक
कॉन्सेप्ट हुआ करता है। पैट्री फैमिलिया बोले तो मतलब कि पैट्रियार्कल फैमिली की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पैट्रियल जो आपकी पैट्रियार्कल फैमिली है उसके अंदर क्या होगा, पितृ सत्तात्मक जिसको बोल सकते हो एक तरीके से, कि मतलब ऐसा कोई फैमिली रहेगी जिसके अंदर जो मेन हेड है या फिर आपका जो कर्ता ऑफ द फैमिली है वो कौन होगा, मेल मेंबर होगा, जो कि एल्डेस्ट में, मतलब कि पिता के हिसाब से चलने वाली आपकी सोसाइटी। तो बोलते हैं कि एल्डेस्ट जो मेल मेंबर होगा फैमिली का, उसको हम लोग क्या बोलते थे, एक तरीके से कर्ता के रूप में काम करवाते थे। और जो उसका लॉ में स्टेटस था, मतलब कि जो लॉ है उसके स्टेटस से ही गवर्न होता था कि उसका स्टेटस क्या है, किस तरीके से वो लॉ को बना रहा है, किस तरीके का उसने रूल रेगुलेशन बनाया जिसको कि वो रिकॉग्नाइज करता है, किस तरीके से लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए वो कंपेल कर सकता है या फिर उनके ऊपर फोर्स डाल सकता है या फिर उनको मना सकता है, वो बोला जाता था। जो आपका पैट्री फैमिलिया है उसको फर्स्ट इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, एक तरीके से फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन हुआ करता। फिर ये बोलते हैं कि इसके तरीके की आपकी फैमिली हुआ करती है, उसका जो नेचर था वो आपका पैट्रियार्कल फैमिली से रिलेटेड था। बात आती है प्रोग्रेसिव की। प्रोग्रेसिव मतलब कि बोले तो डेवलपिंग सोसाइटी है। अब डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, पैट्रियार्कल फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो चेंज होता जाएगा, मतलब न्यूक्लियर फैमिली के अंदर चेंज हो रहे हैं, कर्ता वाली चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब अलग अलग फैमिलीज के अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने जो भी जमीन है, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज है उसका बंटवारा करेंगे, तो वो पार्टीशन के अंदर चला जाएगा या सक्सेशन के थ्रू जाएगा, या उनको लोग बेच देंगे कहीं और चले जाएंगे। तो इन सब के बीच में क्या रहा है, एक तरीके का एग्रीमेंट है, चाहे वो आपके फैमिली सेटलमेंट के थ्रू आए या फिर आपका कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस के थ्रू आए। तो इन सब चीज़ों का क्या बोलता है कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी के अंदर जो आपका पैट्री फैमिलिया था वो एक तरीके से एलिमिनेट हो चुका था, और इंडिविजुअल पर्सन थे वो आपके गवर्न हुआ करते कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो पैट्री फैमिलिया जो था वो एलिमिनेटेड एंड नाउ द इंडिविजुअल्स आर गवर्न बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स। ही सेड द मूवमेंट ऑफ द, जो भी मूवमेंट्स हैं किसके, प्रोग्रेसिव सोसाइटी के, हिट देयर टू स्टेटस टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि वो स्टेटस से उठ के अब कॉन्ट्रैक्ट पे जा चुके हैं। पहले स्टेटस हुआ करता है यहाँ पे जिसको देखते थे कर्ता को, अब वो कन्वर्ट होकर अपना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चले गए हैं। उसने इंट्रोड्यूस किया था एक कंपैरेटिव मेथड ऑफ द स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी को कैसे किया जा सकता है, कैसे कंपैरिजन करके हम लोग पढ़ सकते हैं। तो कंपैरेटिव मेथड उन्होंने बताया था, जो आपके सर हेनरी मैन है उन्होंने। तो ये तो थे आपके मेन इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से वो आपके ज्यूरिस्ट है जिन्होंने पूरे ज्यूरिस्प्रूडेंस को किस किस तरीके से अपने अपने वे के अंदर अपने अपने थॉट्स के हिसाब से जो है इनको रिकॉग्नाइज है जो कर रखा है। अब बात आती है इनके बाद कुछ और बंदे रहे हैं जिनके जो नाम है वो मैं यहाँ पे देखो, एक फोटो आपको दिख रही होगी, अगर दिख रही है तो देख लो एक बार। ये फोटो आएगी बीच में 3-4 सेकंड के लिए, वो चली जाएगी, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना पहले ही, मतलब जो मैंने नोट्स लिखे हुए हैं उनकी फोटो है ये, तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद उसको क्रॉप कर लेना कि ये मेरे हैंडरिटन नोट्स हैं। राइटिंग आपको समझ आ जाएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि आसान लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, छोटे जरूर है लेकिन उसको एक बार देख लेना। अब इसके अंदर आपका सबसे नंबर 1 पे है ओलपेन। उलपेन का जो है रोमन ज्यूरिस्ट थे वो। अब इसके अंदर क्या बोला गया है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, कि जो थिंग्स है उसको ऑब्जर्व किया था इसने कि वो एक ह्यूमन मेड हो सकती हैं और डिवाइन लॉज हो सकते हैं, या फिर जो आपके नॉलेज ऑफ द ज्यूरिस्ट है वो आपके क्या हो सकते हैं, नॉलेज ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस कैसी हो सकती है, लोगों की जस्ट हो सकती है और अनजस्ट हो सकती है। अब इन्होंने क्या किया है इस चीज़ के ऊपर, जैसे इन्होंने बोला कि जो थिंग्स का ऑब्जर्वेशन है वो आपका ह्यूमन के और डिवाइन लॉ के हिसाब से कर सकते हैं, नॉलेज ऑफ दी जस्ट एंड अनजस्ट की बात करता है। फिर इनकी क्रिटिसिज्म हुई है, क्रिटिसिज्म बोलता है बीइंग मेटा फिजिकल इन नेचर है, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, कि इसकी एक तरीके से वैल्यू को हम लोग इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, तो वो उलपेन के ऊपर था। दूसरे नंबर पर मैंने जैसे यहाँ पे बताया आपको कि जॉन ऑस्टिन थे। थर्ड के ऊपर आपके हॉलैंड की बात करी गई है, 1835 AD टू 1835 AD to 1926 AD, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ द पॉजिटिव लॉ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इधर की ये पॉजिटिविज्म को फॉलो करते थे, तो इसी चीज को कहीं ना कहीं फॉलो किया है हॉलैंड साहब ने। तो ये क्या बोलते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस अपने आप में एक फॉर्मल साइंस है पॉजिटिव लॉ का, मतलब फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल है। तो इस बेस के ऊपर क्या होगा, जब इनकी क्रिटिसिज्म हो रही थी तो इनकी हॉलैंड की भी क्रिटिसिज्म होगी। तो क्रिटिसिज्म के अंदर क्या बोला कि टर्म फिलोसॉफी ऑफ द ऑस्टिन डिफाइन लेड हॉलैंड टू प्रेजेंट दिस डेफिनेशन, मतलब कि ये लोग जो बोल रहे थे इनकी क्रिटिसिज्म करते वो यही बोलते हैं कि हॉलैंड जो डेफिनेशन दे रहा है ना वो इन्हीं की डेफिनेशन के ऊपर जाके दे रहे हैं। अगर ये अपनी डेफिनेशन के अंदर एक तरीके से फिलोसॉफी नहीं बताते, अपनी फिलोसॉफी ये नहीं बताते, तो हॉलैंड भी उस डेफिनेशन को नहीं देने वाले थे। तो बोलते हैं कि लोगों ने जिन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया इसकी डेफिनेशन का, इन्हीं की डेफिनेशन को क्या है एक तरीके से उठा के पॉजिटिविज्म को जब हॉलैंड साहब ने फॉलो किया तो उनकी भी क्रिटिसिज्म इसी बेस पे हुई है। फिर सैलमन का मैंने पहले आपको बता दिया। फिर डॉक्टर एलन की बात करी गई है, जिन्होंने क्या किया था, ऑस्टिनियन स्कूल जो था या फिर आपका एनालिटिकल स्कूल है उसका नाम चेंज करके इंपेरेटिव स्कूल बोला था। तो डॉक्टर एलन साहब बोलते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस
या फिर आपके एक साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, एंड उन्होंने इनका नाम है जो चेंज कर दिया था। फिर बोलते हैं मिस्टर ग्रे बोलता है कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, स्टेटमेंट एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट्स। कोर्ट्स के द्वारा ऐसे अरेंज किए गए सिस्टमेटिक अरेंज जो रूल है उनको फॉलो जो आपका कोर्ट करता है और उनके प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करे गए हैं उन्हीं रूल्स के अंदर है। तो इन सबको यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस के रूप में बताया गया है कि जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में साइंस ऑफ लॉ है और वो एक स्टेटमेंट है या फिर एक तरीके की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है उन रूल की जिनको की लॉ ऑफ द कोर्ट है आपके, जो उन्होंने या फिर कोर्ट्स ऑफ द लॉ है उन्होंने फॉलो कर रखा है। फिर डाइस की डेफिनेशन आ जाती है DIAS, जूरिस्प्रूडेंस इज द एनालिसिस ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द लॉ एंड इट्स कॉन्सेप्ट। फिर आपके जूलियस स्टोन की बात करी गई है कि जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में लॉयर्स का एक्स्ट्रा वर्जन है। इट इज द लॉयर्स एग्जामिनेशन ऑफ द परसेप्ट, आइडियाज, टेक्निक्स ऑफ द लॉ एंड इट इज इन लाइट डिराइव्ड फ्रॉम द प्रेजेंट नॉलेज इन डिसिप्लिन अदर देन द लॉ, ये बोलना है। फिर आपके ऑगडन और रिचर्ड दोनों की एक ही डेफिनेशन है, जूरिस्प्रूडेंस मीन एनी थॉट और राइटिंग अबाउट द लॉ, लॉ के बारे में कुछ भी लिखा जाना और कुछ भी सोचा जाना, ये सारी चीजें आपकी जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन में आती है। फिर प्रोफेसर कैनी बोलता है कि जूरिस्प्रूडेंस बिलोंगिंग टू द बिगिनिंग ऑफ आवर नॉलेज एंड नॉट टू द एंड ऑफ इट, मतलब कि हमारी नॉलेज की जो शुरुआत है वो जूरिस्प्रूडेंस है, ना कि इसका एंड। फिर आपका रोस्को-पाउंड साहब आते हैं। रोस्को-पाउंड साहब बोलते हैं इट इज द साइंस ऑफ लॉ यूजिंग द टर्म लॉ इन द जूरिडिकल सेंस as denoting the body of principle recognized and enforced by the public and regular tribunal in the administration of justice। administration of justice के अंदर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा या फिर आपके जो रेगुलर ट्रिब्यूनल है उनके द्वारा किसी भी प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज करना और एनफोर्स करने की जो बॉडी है उस रूल रेगुलेशन के सेट को इन्होंने क्या बोला, जूरिस्प्रूडेंस बोल रखा है। सॉरी। फिर बोलता है पैटर्न आपका बोलता है कि पर्टिकुलर मेथड ऑफ द स्टडी है, नॉट ऑफ द लॉ इन वन कंट्री, मतलब एक कंट्री के हिसाब से हम लोग जूरिस्प्रूडेंस को नहीं देख सकते, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको वर्ल्ड वाइड पढ़ते हैं। तो ये अपने आप में एक पर्टिकुलर स्टडी का मेथड है जो कि एक पूरे कंट्री के लिए नहीं बल्कि ये अपने आप में क्या है, पूरे वर्ल्ड के लिए रहेगा। फिर क्लार्क की डेफिनेशन है द साइंस ऑफ लॉ इन जनरल बता रखा है। स्टेमलर बोलता है कि जूरिस इज ए फॉर्मल साइंस, ये अपने आप में फॉर्मल साइंस है। HLA हार्ट के बारे में पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, कैल्सन के बारे में डिटेल में पढ़ा हमने, सेविग्नी के बारे में डिटेल में पढ़ा, हेनरी मैन के बारे में भी हमने डिटेल में है जो पढ़ लिया है। नेक्स्ट के अंदर आपके मोंटेस्क्यू है। मोंटेस्क्यू आपके फ्रेंच के जूरिस्ट रहे हैं। इन्होंने लॉ को पढ़ा कि लॉज आर द क्रिएशन ऑफ द क्लाइमेट एंड लोकल सिचुएशन है, लोकल सिचुएशन और क्लाइमेट के हिसाब से बनाए गए जो रूल रेगुलेशन है उनको हम लोग लॉ बोल सकते हैं। इनकी बुक का नाम स्पिरिट ऑफ लॉ की बात करता है और ये आपके जो आपके सोशियोलॉजिकल स्कूल है उसका फाउंडर इनको माना जाता है। फिर ऑगस्ट कॉम्टे साहब फादर ऑफ द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी है और इन्होंने थ्योरी और मेथड बताया साइंटिफिक पॉजिटिविज्म का। फिर आपका ईरिंग की बात करते हैं तो ईरिंग ने अपनी थ्योरी दी है, जूरिस्ट ऑफ द इंटरेस्ट के बारे में बात करी गई है, इंटरेस्ट थ्योरी की वो बात करते हैं। इन्होंने 2 बुक्स दी हैं, स्पिरिट्स ऑफ लॉ और लॉ एज मीन्स टू अमेंड। फिर आपका बात करते हैं एरलिक बोलते हैं लिविंग लॉ का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। फिर लियन डिगिट की बात करते हैं तो डिगिट ने सोशल सॉलिडेरिटी की थ्योरी दी थी जो कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ द मैन इन द इज द एसेंस ऑफ द सोसाइटी है कि सोसाइटी का जो मेन एसेंस है वो आपका इंटरडिपेंडेंस ऑफ द मैन है। फिर बात करते हैं रोस्को-पाउंड की। पाउंड ने क्या किया था, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी दी थी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो एम ऑफ द लॉ है वो होना चाहिए बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर जो बैलेंस है वो होना जरूरी है, कंपीटिंग सोसाइटी का इंटरेस्ट होना जो अपना बैलेंस होना चाहिए। तो रोस्को-पाउंड साहब इस बात की बात करते हैं। फिर सेलमेंट की हम लोग डिटेल में कर चुके हैं, जेरेमी बेंथम पहले पढ़ लिया और ऑस्टिन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके। फिर एरिस्टोटल नाम के एक बंदे रहे हैं। एरिस्टोटल बोलते हैं कि डिवाइडेड द जस्टिस इनटू डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव सेंस के अंदर आपको जूरिस्ट ने डिवाइड कर रखा है। लॉ को इन्होंने डिवाइड किया कि जस्टिस जो है वो आपका 2 तरीके से हो सकता है, या तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से हो सकता है या फिर आपका करेक्टिव वे में हो सकता है। फिर बात करता है जोसेफ स्टोरी कि लॉ इज द जेलस मिस्ट्रेस की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे आपकी टोटल डेफिनेशंस थी और ये आपके मेन कैरेक्टर रहे हैं जिन्होंने लॉ को अपने अपने हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस को है जो डिफाइन कर रखा है। कम टू द पॉइंट कि वो स्कोप और इंपॉर्टेंस क्या रहेगा जूरिस्प्रूडेंस का, तो ऑस्टिन साहब और सालमेंट साहब ये दोनों सारे आपके साथ में बोलते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस सच एज स्टेट किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो कवर करता है सिविल लॉ को और लीगल कंसेप्ट को,
कि ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो अपने आप में मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं स्कोप को, स्कोप का मतलब है कि वो किन किन चीज़ों को अपने साथ लेके चलते हैं। अब लेके किसको साथ में चलेगा, या तो अपने सिविल लॉ को या फिर आपके लीगल कॉन्सेप्ट को साथ में ले चलेगा, जैसे कि स्टेट है या फिर आपकी सोवरेनिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, इनको इंक्लूड करता है, ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को, पोजीशन के टॉपिक को, राइट्स एंड ड्यूटीज आपकी हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, इम्यूनिटीज हैं, इन सब के ऊपर ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो अप्लाई होता है। सोशियोलॉजिकल जो आपके ज्यूरिस रहे हैं वो क्या बोलते हैं कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो डील करता है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ द वैल्यूज, सोशल और इंडिविजुअल दोनों की जो वैल्यू है उन्हीं को साथ में लेके चलेगा। मतलब इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होता है ये, और ये आपका सोसाइटी पे भी अप्लाई होगा। बात आती है इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस बोलते हैं जनरली ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी कहीं पे भी नहीं है। प्रैक्टिकली क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एक तरीके से अपना कोई लिखा हुआ लॉ तो है नहीं कि किस बात के ऊपर पर्टिकुलरली हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जनरल सेंस के अंदर आपका यूज करा जाएगा। प्रैक्टिकली हम लोग इसको फॉलो करते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन अगर हम लोग देखें इसको इंपेरेटिवली, अगर हिस्टोरिकल लॉ से या फिर नेचुरल लॉ से जोड़ के, तो हमें पता लगता है कि सारे के सारे कानून जो है वो हमें हिस्ट्री से मिल रखे हैं, बहुत पहले से बन रखे हैं, ना कि हमने खुद ने बनाए हैं। तो वहां से इसका इंटरकनेक्शन आपका करा जाता है। ये हेल्प करता है जूरिस्ट की, जजेस की, लॉयर्स की इन असर्टेनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ पास कर रखा है उसका ट्रू सेंस क्या है, इस बात को समझने में जजेस और लॉयर की हेल्प करेगा। इट ऑल्सो फर्निशेस देम एन अपॉर्चुनिटी टू पिन आउट, अब ये क्या करता है कि पॉइंट आउट करने की, पिन आउट करने के लिए आपका कि इसके अंदर क्या क्या कमी है, शॉर्ट कमिंग क्या हो सकते हैं, डिफेक्ट क्या है जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, तो उसका ज्ञान देगा कि हाँ आपके पास अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस की नॉलेज है, मतलब एक तरीके से आपको ये गाइड करता है कि उसके अंदर आप लैक्यूना कमी निकाल सको, तो इनके लिए बताएगा। फिर ये रैशनलाइजिंग थिंकिंग ऑफ दिस, आपका जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट की थिंकिंग को रैशनलाइज करने के लिए हेल्प करेगा। प्रिपेयर देम फॉर एन अपराइट सिविल लाइफ और हेल्प देम टू फेस द एजेंसीज और एग्जिजेंसी, जो भी एक तरीके से मतलब कि प्रॉब्लम आएगी ह्यूमन लाइफ के अंदर बॉडीली या फिर आपकी करेजियसली किसी तरीके की, तो उनको फेस करने की आपको हिम्मत देता है, या फिर उससे फेस कैसे करना है इस बात के तरीके के रिगार्डिंग आपको नॉलेज देगा। फिर बोलते हैं इट हेल्प द लेजिस्लेचर ऑल्सो, मतलब पहले इसने हेल्प करी जजेस की और लॉयर्स की, फिर इसने कमियां निकालने में सबकी हेल्प करी, उसका स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, उसके बाद ये लेजिस्लेटर जो भी होंगे उनकी भी हेल्प करता है, हु प्ले क्रूशियल रोल इन प्रोसेस ऑफ द लॉ मेकिंग, लॉ मेक करने में उनके प्रोसेस के अंदर जो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं उन पर्सन्स की, इट स्टडी में कि मतलब इसकी जो स्टडी है वो फेमिलियराइज कर देती है देम विद द टेक्निकलिटीज ऑफ द लॉ, लॉ के अंदर क्या क्या टेक्निकलिटी उससे वो फेमिलियर हो जाएंगे, उसके बाद उनको दूर कर लेंगे, प्योर थ्योरी को फॉलो करके क्या करेंगे, प्योर लॉ जो है वो सोसाइटी के अंदर ले आएंगे। एंड लीगल प्रोसेस परसेप्ट मेकिंग देयर जॉब फेयरली इजी एंड इंटरेस्टिंग, उनकी जॉब को एक तरीके से मतलब कि स्मूथली अपने क्या करने डायरेक्शन में जाने के लिए स्मूथ बनाते हैं। फिर डायस साहब बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स टू ब्रिंग द थ्योरी एंड लाइफ इनटू द फोकस, कि कैसे किस तरीके से आप लाइफ जो है उस पर फोकस कर सकते हो, किस तरीके से मेरी थ्योरी को फॉलो कर सकते हो, किस तरीके से ज्यूरिस्प्रूडेंस को फॉलो करके अपनी जो प्रैक्टिस लाइफ है उसको सही से चला सकते हो। तो ये हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक था, जो कि इन सारी चीज़ों से हमने डील कर लिया। डेफिनेशन मेन क्या है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस कैसे है, इसकी मीनिंग डेफिनेशन क्या चीज़ है, इसका इंट्रोडक्शन कहाँ से आया, सबसे पहले ये रोमन ने यूज़ करा, और ये सारे पर्सन रहे हैं जिन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को अपने हिसाब से फॉलो करवाया, और हम भी उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 था, वीडियो का पार्ट नंबर 2 था, ये अपना पेपर के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एक बार ढंग से देखना है, पूरी वीडियो को ध्यान से एक नहीं तो 2 बार देख लेना, स्पीड पे करके देख लेना लास्ट में, तो ये आपके लिए काम की हो सकती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, या फिर जैसे नोट्स हैं इसके जो मैंने बना रखे हैं, ये आप में से ले सकते हैं, उनकी मैं PDF है वो बना के आपको भेज दूंगा, टेलीग्राम के चैनल पर भी आपको मिल सकती है। तो जो हमारे सोशल मीडियास है उसके लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और वीडियो नंबर जो पार्ट 1 था जो लॉ के रिगार्डिंग बात कर रहे थे उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड है, जो करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक फॉर